तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं लेसन फर्स्ट के अगले भाग की। हमने आपको लेसन 1 का 7 भाग पढ़ा दिया है, 8वां पार्ट हम लेकर चल रहे हैं। हमने आपको बताया था इसके पहले भाग में कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण से प्रश्न कैसे आता है और अपचयन से प्रश्न कैसे आता है, और परीक्षा में उस प्रश्न को कैसे डिफाइन करेंगे आप, या फिर अगर कोई समीकरण आपको दे दे और पूछे किस पे ऑक्सीकरण हो रहा है किस पे अपचयन हो रहा है, तो उसे कैसे आप डिफाइन करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहले हम पिछले अपने वीडियो में जो बताया हमने परिभाषा, उस पर हमने बताया था आपको कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। पहले हमने बताया था आपको ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण को ही उपचयन के नाम से परीक्षा में पूछता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं फिर बताएंगे आपको कि अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण की बात करें यहाँ पर, तो ऑक्सीकरण में हमने एक परिभाषा बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि जहां पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी वहां पर अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है आवेश में, ठीक है ना, आवेश, उसमें कितना आवेश है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन होगा। और जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, आइए इसको जो मेन परिभाषा पूछता है आपके परीक्षा में, क्लास 10th के परीक्षा में जो पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, उस पर चलते हैं। तो और परीक्षा में पूछा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, तो आप इसी परिभाषा को डिफाइन करेंगे, कोई अन्य परिभाषा आप परीक्षा में नहीं लिखेंगे। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व पर ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, ये पहली परिभाषा थी और ये दूसरी परिभाषा है। यहाँ पर ये पहली परिभाषा थी, ये दूसरी परिभाषा बताएंगे। तो जिस तत्व पर ऑक्सीजन योग माने ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन होगा। और जिस तत्व से यहाँ पर बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है। निष्कर्षण मतलब निकलना। ठीक है, तो जब किसी तत्व पर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होगी। और जब किसी तत्व से ऑक्सीजन निकलेगा तो वहां पर कैसी अभिक्रिया होगी, अपचयन होगी। तो परीक्षा में आप इसी परिभाषा को लिखेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल करेंगे हम फर्स्ट परिभाषा की, फिर सेकेंड की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सी चीजें आपको जानना है इसमें, और रिक्वायराई से प्रश्न पूछता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने लिया यहाँ पर Zn और यहाँ पर H2SO4, और यहाँ से देखिए यहाँ पर जिंक क्या करेगा, इसको हटा देगा, विस्थापित कर देगा, और तो हो जाएगा ZnSO4 और प्लस जो H2 है बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर अभिक्रिया कैसे हो रही है आपको ये नहीं जानना है अभी, अभिक्रिया आप चर्चा करेंगे हम बाद में कि कैसे अभिक्रिया हो रही है। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर जिंक जो है, जिंक क्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे पहचानेंगे किस पे ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पे अपचयन हो रहा है। तो जो जिंक है यहाँ पर देखें तो इस पे कितना आवेश है, शून्य आवेश है। इस पे कितना आवेश है, शून्य आवेश है। और यहाँ पर देखें तो एक H पे होता है एक प्लस आवेश, एक H पे होता है, एक हाइड्रोजन पे होता है एक धन आवेश। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो इस पे कितना आवेश हुआ, 2 धन आवेश।
एक H पे एक, तो यहाँ पे 2 गुणा में, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 धन आवेश। तो एक पे जितना धन होता है दूसरे पर उतना ही माइनस होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, एक H पे एक प्लस आवेश, तो 2H पे कितना हो गया 2H हो गया ना, 2H पे कितना हो गया 2 प्लस आवेश, तो यहाँ पर SO4 पे कितना होगा माइनस, इस पूरे SO4 पर होता है -2 आवेश, और यहाँ पर हो गया H2 है, तो यहाँ पे हो गया 2 आवेश। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार यहाँ पर आप जान चुके हैं कि SO4 पे कितना होता है -2, तो जिंक पे कितना होगा +2। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक में देखें तो जिंक पे आवेश कितना था 0, और यहाँ पे कितना हो गया कम हो गया। समझ में आ रहा है, जिंक पे कितना आवेश था 0 था, और यहाँ कितना हो गया बढ़ गया। तो जब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहां पर क्या होता है उपचयन, क्या होता है उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर पूछे कि उपचयन किस पे हो रहा है, तो जिंक पे, और यहाँ पे H की बात करें तो इस पे कितना +1 आवेश है, और यहाँ से घटकर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक है, इस पे कोई आवेश नहीं, किसी प्रकार का आवेश नहीं। आवेश तभी आता है जब किसी तत्व से वो जुड़ा होता है, जब तक अपने अपने परमाणु के रूप में रहेगा, अकेले रहेगा, तब तक उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर जुड़ा था, तो इस पर देखिए +1 आवेश है, और +1 से कितना हो गया 0 हो गया, अर्थात आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस से कम हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो जब 0 हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा अपचयन होगा, क्या होगा अपचयन। तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन पर क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, और जिंक पर उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो जहां पर ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि होगी, यानी 0 से बढ़कर यहाँ +2 हो गया, कितना भी हो सकता है, तो जब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो वहां पर उपचयन या ऑक्सीकरण होगा, और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगी, जैसे यहाँ +1 से हो गया 0, तो जब कमी आएगी तो वहां पर क्या होगा अपचयन। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। ये एक पहला एग्जाम्पल इस वाले का है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम ले लिए Zn जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर ले लिया हम कार्बन, जिंक ऑक्साइड ले लिया, और यहाँ पर ले लिया हम कार्बन। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड ले लिया, यहाँ पे कार्बन, जब क्रिया करेगा यहाँ से तो Zn बाहर निकल जाएगा, और ये CO क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा एक साथ, तो जाएगा CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जिंक के पास पहले क्या था ऑक्सीजन था, और कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जिंक के पास है। तो जिंक के पास ऑक्सीजन था, और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ से निकल गया है, जिंक केवल अकेला रह गया। तो आपको हमने स्पष्ट लिखवाया है कि जहां से ऑक्सीजन निकलेगा वहां पर क्या होगा अपचयन होगा। किस तत्व से ऑक्सीजन का जब निकलना होता है, निष्कर्षण होता है, तो वहां पर क्या होता है अपचयन होता है। तो जिंक के यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है निकल कर चला जा रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट आप क्या कहेंगे क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन के पास था ही नहीं ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया है। तो आपको हमने ये भी बताया है कि जब किस तत्व पर ऑक्सीजन का योग होता है, माने ऑक्सीजन जुड़ता है, वहां पर क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। तो कार्बन के पास देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये आपका ऑप्शन नीचे रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन निकलेगा तो वहां पर क्या होगा अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड में यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर नहीं है, अर्थात यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया जिंक के पास से निकल गया है, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर दिख रहे हैं ऊपर कि कार्बन के पास ऑक्सीजन था ही नहीं, कार्बन के पास ऑक्सीजन था ही नहीं, लेकिन देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जा रहा है अर्थात जुड़ जा रहा है। तो आप ये भी जानते हैं कि जहां पर ऑक्सीजन योग होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, वहां पर क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। साथ ही हम एक और पॉइंट जानेंगे, कभी कभी ये पूछता है कि इसमें अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो जिस तत्व पर ऑक्सीकरण होता है
उस तत्व को हम क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि जिस तत्व पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। और जिस तत्व पर अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक कहते हैं। तो अगर आपसे ऑक्सीकरण पूछे चाहे अपचयन पूछे, ऑक्सीकारक पूछे चाहे अपचायक पूछे, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पर फिर से बात डिफाइन कर दे रहे हैं। पहले में क्या लिखा गया है परिभाषा में कि जब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है। तो आप देख रहे हैं कि जिंक के पास 0 आवेश था, ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, यहाँ पर कितनी हो गई? बढ़कर 2 हो गई। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? जिंक पे उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको कि जब वही ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगी तो क्या होगा? अपचयन होगा। तो H के पास +1 आवेश था, यहाँ पर कितना है? H के पास 0 आवेश है, तो +1 से घटकर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी क्या हो रहा है? कमी हो रही है। और जब कमी होती है तो हमने क्या बताया? अपचयन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन। तो पूछेगा कोई कि इसमें क्या हो रहा है, किस पे अपचयन हो रहा है? तो हाइड्रोजन पे अपचयन हो रहा है और जिंक पे ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर उपचयन हो रहा है। इसकी बात करें यहाँ पर तो हमने आपको बताया दूसरी परिभाषा में कि जब किसी तत्व पर ऑक्सीजन का योग होता है तो जहां पर ऑक्सीजन का योग में जुड़ना, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर ऑक्सीकरण होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पर जुड़ गया है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पर हमने बताया था कि जब ऑक्सीजन निकलेगा जहां से वहां पर क्या होगा? अपचयन होगा। तो जिंक के पास ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर निकल चुका है बाहर, जिंक अकेला रह गया है, तो जहां से निकलेगा वहां पर क्या होगा? अपचयन होगा। तो जिंक पर क्या हो रहा है? अपचयन। तो आप बताएंगे यहाँ पर जिंक पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और कार्बन पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब पूछेगा इसमें कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है? तो आपको स्पष्ट हम बता दें यहाँ पर कि जिस तत्व पर ऑक्सीकरण होगा उसी को हम क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। फिर से ध्यान सुनिए, जिस तत्व पर ऑक्सीकरण होता है, जिस तत्व पर ऑक्सीकरण होता है उस तत्व को हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि कार्बन क्या किसका कार्य कर रहा है? यहाँ पर अपचायक का कार्य कर रहा है। ये आप दूसरा देखिए यहाँ पे ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि जिस तत्व पर अपचयन होता है, जिस तत्व पर अपचयन होता है वहां पर क्या होता है? वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। फिर से सुनिए, जिस तत्व पर अपचयन होता है वह तत्व ऑक्सीकारक कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिंक यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। जिंक पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अपचयन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे कार्बन किसका कार्य कर रहा है? अपचायक का कार्य कर रहा है। और कार्बन पे कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हम कैसे डिफाइन करेंगे। परीक्षा में आप केवल एक एग्जाम्पल लिखेंगे, यही एग्जाम्पल हम महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप एग्जाम्पल इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं एक बार और हम। अब पहचानना आपको है, आप बताएंगे। इसको मिटा दे रहे हैं हम। आइए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों में देखिए, ऑक्सीकरण पूछे चाहे अपचयन पूछे, दोनों का एग्जाम्पल आप एक ही लिखेंगे। दोनों का एग्जाम्पल एक ही हो जाएगा यहाँ पे, अलग अलग लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो आपको और आसान तरीके से मैंने बता दिया है। एक ही एग्जाम्पल में आप दोनों परिभाषाओं को डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ही एग्जाम्पल में ऑक्सीकारक, अपचायक सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए एक अगला एग्जाम्पल, जैसे आपके बुक में दिया है 2PbO, ये लेड ऑक्साइड का सूत्र है। 2PbO दिया है और साथ में दिया है कार्बन। ठीक है, 2PbO दिया है और यहाँ पे दिया है कार्बन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन कितना है? 1 है। तो हमने यहाँ पर लिया कार्बन 1। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो 2 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा CO2। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया आपके पास 2 हो गया, यानी हो गया CO2। और यहाँ पर लेड कितना है? Pb कितना है? 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2Pb।
बी। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेड के पास ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर लेड के पास ऑक्सीजन नहीं है। ये किसका सूत्र होता है? लेड ऑक्साइड। किसका सूत्र है? लेड ऑक्साइड। ये सीसा का प्रतीक होता है Pb। तो यहाँ पे हो गया लेड ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन हो गया। तो देखिए यहाँ पर लेड के पास ऑक्सीजन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो लेड के पास ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात यहाँ से क्या हो गया? निकल गया है। और आपको हमने बताया था कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? अपचयन क्रिया होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? अपचयन क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया? अपचयन। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कर्षण हुआ है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लेड अपचयित हो रहा है। कौन सा? लेड ना, यहाँ पर लेड ऑक्साइड नहीं, केवल लेड। यानी यहाँ पर लेड क्या है? अपचयित हो रहा है। जिसपे अपचयन होता है उसे भी कह सकते हैं कि अपचयित हो रहा है चाहे अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेड अपचयित हो रहा है। और कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास ऑक्सीजन था ही नहीं, और यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है। अर्थात जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। माने आप ये कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है और लेड अपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन में अगर आपको दिया होगा कि लेड अपचयित हो रहा है तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और ये दिया रहेगा कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है तो ये भी सही हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछ दे आपसे कि ऑक्सीकारक कौन है, तो हमने आपको बताया है कि जिस पे अपचयन होता है वही कहलाता है ऑक्सीकारक। वही कहलाता है ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं आप कि लेड क्या है? ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। और जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है वो किसका कार्य कर रहा है? अपचायक का। और इस पे कौन सी क्रिया हो रही है? तो ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। ये कह सकते हैं यहाँ पर कि लेड किसका कार्य कर रहा है? ऑक्सीकारक का। इस पे कौन सी क्रिया हो रही है? तो अपचयन हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि लेड यहाँ पर अपचयित हो रहा है और कार्बन यहाँ पर ऑक्सीकृत हो रहा है। इससे ज्यादा आपको ऑक्सीकरण और अपचयन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना बहुत काफी है। एग्जाम्पल हमने 3 एग्जाम्पल दिया है, पीछे भी हमने 2 एग्जाम्पल दे चुके हैं। अगले पार्ट में आप क्या करेंगे? केवल एक ही एग्जाम्पल स्पष्ट याद रखेंगे। एक ही एग्जाम्पल दोनों परिभाषाओं को डिफाइन करने के लिए, पहचानने के लिए, चाहे किसी प्रकार का प्रश्न आए ऑक्सीकरण अपचयन से, उतना काफी है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।